अद्वितीया बुआ को अनामिका की समस्या समझने में सिर्फ एक दिन लगा। सभी संबंधित व्यक्तियों से बात करके उन्हें अच्छा खासा अंदाजा हो गया कि अनामिका क्यों नाराज होकर पिछले 1.5 महीने से ससुराल को छोड़कर मायके में रह रही थी। अपने भैया भाभी की शादी की 30वीं सालगिरह पर बधाई देने अद्वितीया अपने छोटे बेटे रवि, उम्र 22 वर्ष, के साथ लखनऊ से दिल्ली आई थीं। इस अगस्त 2024 में सभी करीबी और खास रिश्तेदार थे। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और समस्या की जड़ खोज निकाली। अनामिका, उम्र 26 वर्ष, घर से अलग रहना चाहती थी, पर कार्तिकेय, उम्र 28 वर्ष, ऐसा करने को तैयार नहीं था। घर का 2 कमरे का अपना मकान होते हुए किराए के बेकार एक कमरे में 3,000 रुपए फूंकने की क्या जरूरत थी। अनामिका के ससुर श्याम सुंदर जी, उम्र 58 वर्ष, की नाराजगी को अद्वितीया ने साफ महसूस किया था। मेरे सीधे सादे बेटे को बहुत ज्यादा तेज लड़की मिल गई बहन जी। अनामिका की सास ममता, उम्र 55 वर्ष, ने दुखी स्वर में उन्हें बताया। अनामिका को घूमने फिरने, बाहर खाने, खरीदारी करने, फिल्म देखने में बहुत दिलचस्पी रहती है। बस घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों का जिक्र किया नहीं कि उसका मुंह बन जाता है, जब मायके में जमकर मेरे बेटे पर जबरदस्ती दबाव बना रही है। मेरी बात का बुरा मत मानना बहन जी, आपके भैया भाभी ने अपनी छोटी बेटी में चमक धमक व नखरे तो खूब पैदा करवा दिए, पर समझदारी बिल्कुल भी नहीं दी। जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। अद्वितीया ने उन दोनों को ऐसी तसल्ली बार बार दी, पर उनकी आंखों में बेटे बहू के अलगाव को लेकर संशय के भाव बने ही रहे। जब पैसे कम हों तो बचत की कीमत अनामिका समझ ही नहीं रही थी। अद्वितीया बुआ ने अपने भाई अमर, उम्र 60 वर्ष, से इस विषय में चर्चा छेड़ी तो वे फौरन गुस्से में भड़क उठे। मेरी बेटी ससुराल में जाकर पिस रही है, बस उसकी दोनों नंदें काम में रत्ती भर हाथ नहीं बटाती। उसके सुख दुख की कार्तिकेय को फिक्र नहीं। मैं यह घर उसके नाम कर दूंगा बहन। वह सारी जिंदगी यहाँ रह लेगी, पर कायदे कानून और रीत रिवाज के नाम पर अत्याचार झेलने ससुराल जबरदस्ती नहीं भेजी जाएगी। अपने भाई का गुस्से से लाल हो रहा चेहरा देखकर अद्वितीया बुआ ने उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश नहीं की थी। अपनी भाभी रमा, उम्र 57 वर्ष, से अकेले में बात करते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। जीजी, अभी अनामिका की शादी को साल भर भी पूरा नहीं हुआ और वह नाराज होकर पति से दूर यहाँ रह रही है। दो में से कोई भी झुकने को, समझदारी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। अपने घर में उनका संबंध टूटने तक की बात सुनती हूँ तो मन कांप उठता है। आप ही कोई रास्ता निकालिए जीजी, नहीं तो मेरी बेटी का घर अच्छी तरह बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। रमा का बिलखकर रोना अद्वितीया बुआ का मन बहुत भारी कर गया। अनामिका की बड़ी बहन सुनीता, उम्र 30 वर्ष, ने चिढ़े हुए लहजे में अद्वितीया बुआ को अपनी राय बताई। अनामिका और कार्तिकेय छोटे बच्चे नहीं हैं जो अपना भला बुरा न पहचान सकें। जो इंसान किसी से हिस्सा करके जिएगा वह सदा दुख तकलीफ में ही रहेगा। कौन किससे हिस्सा करता है? अद्वितीया बुआ ने यह सवाल कई तरह से पूछा, पर सुनीता ने अपनी बात का और ज्यादा खुलासा नहीं किया। सुनीता के पति मनोहर, उम्र 32 वर्ष, ने उन्हें एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। बुआ जी, यह कार्तिकेय बस देखने में ही सीधा है। मनोहर ने कुछ कुरेदे बिना गुस्से से कांपती आवाज में उन्हें बताया। उसने हमारी अनामिका के साथ मारपीट की। अरे, अगर आपके भाई को मैं यह बता दूं तो वे अपने अत्याचारी दामाद को गोली ही मार देंगे। आप जानती हैं कि हमारे घरों में किस तरह बात बात में भाले फरसे चल जाते हैं। बुआ जी, आप तो जानती ही हैं कि अनामिका मुझसे कुछ नहीं छुपाती। ये बात किसी और को क्यों नहीं मालूम है? मैंने ही अनामिका को मना कर रखा है। और वह ससुराल कब लौटेगी? तब तक नहीं, जब तक कार्तिकेय उसे इज्जत और खुशियां देने को तैयार नहीं हो जाता। बुआ जी, अगर इस इंसान की गलत हरकतों पर पहली बार के बाद ही अंकुश नहीं लगाया तो हमारी अनामिका की उस घर में जिंदगी नर्क से बदतर हो जाएगी। बाहर गली में ले जाकर अद्वितीया बुआ ने कार्तिकेय के दिल की बात पूरी गंभीरता से सुनी थी। बुआ जी, अनामिका की निगाहों में अपने जीजा के लिए जो एक सुपर हीरो की छवि है, वही हमारे बीच जबरदस्त मनमुटाव का कारण है। अपने मन की बात कहते हुए कार्तिकेय गुस्से में नजर आने के साथ साथ बहुत परेशान भी दिख रहा था। मेरी समझ में तुम्हारी बात नहीं आई है। अद्वितीया बुआ उलझन का शिकार बन गई। हमारी रोका के दिन से लेकर आज तक मेरे कान पक गए हैं अनामिका के मुंह से उसके जीजा का गुणगान सुनते हुए।
हर समय मेरी तुलना अपने जीजा से करके मेरा खून फूंक रही है। बेटा, वह मनोहर की इकलौती लाडली साली है। क्या बातें छुपाती है तुम्हें? अनामिका की बुआ जी, मैं मानता हूं कि मनोहर भाई साहब मुझसे ज्यादा कमाऊ और रईस इंसान है, पर मैं उनकी कार्बन कॉपी बनकर नहीं जीना चाहता हूं। क्या अनामिका चाहती है कि तुम उनकी कार्बन कॉपी बनो? बिल्कुल। वह अपने माता पिता से अलग हुए हैं तो मैं भी वैसा ही करूं। वह हर हफ्ते बाहर का खाना खाते हैं तो हमें भी उसी तरह पैसे फूंकने चाहिए। मैं भी महंगे कपड़े पहनने लग जाऊं, टूटी फूटी इंग्लिश बोलना शुरू करूं। मैं बता नहीं सकता कि आपकी भतीजी ने इस तरह की बातें करके मेरी इज्जत को कितनी ठेस पहुंचाई है। कार्तिकेय का दुख उसकी आवाज में साफ झलका। कार्तिकेय, उसकी बातों में नासमझी की झलक है, पर तुम तो समझदार हो। तुम दोनों का अलग अलग रहना तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। मैंने उसे साफ कह दिया कि जब उसके दिमाग से जीजा के बड़प्पन का नशा उतर जाए, तभी वह मेरे पास लौटने की बात सोचे। उसे समझाना या डांट डपट कर सीधे रास्ते पर रखना अब बस में नहीं रहा बुआ जी। कार्तिकेय की नाराजगी देखकर अद्वितीय बुआ की आंखों में पश्चाताप के भाव और ज्यादा गहरे हो उठे। घर से निकलकर सड़क पर बुआ ने आखिरी में अनामिका के मन का हाल जानने की कोशिश की। शादीशुदा जिंदगी की मौज मस्ती को लेकर मेरे सारे अरमान टूटकर बिखर चुके हैं बुआ, अनामिका ने उदास लहजे में कहा। मेरी ससुराल का हर जन मेरी जिम्मेदारियों, मेरे सुधरने और बदलने की बात करता है। किसी को मेरे सुख दुख या मेरी खुशियों की फिक्र नहीं है। क्या कार्तिकेय तुम्हें प्यार नहीं करता? मुंह से हमेशा प्यार करने का भरोसा दिलाते हैं, पर मेरे मन की बात समझते नहीं। क्या तुम्हारे मनोहर जीजा को लेकर भी तुम दोनों के बीच में अनबन चलती है? जीजा जी के नाम से ही उन्हें चिढ़ होती है बुआ। मेरे ख्याल से कार्तिकेय मनोहर से नहीं, बल्कि हर वक्त तुम्हारे मुंह से मनोहर की वाहवाही सुनकर चिढ़ता है। जब वे हैं ही बहुत अच्छे, तो मैं उनकी बात क्यों ना करूं? जिस रिश्ते में कुछ भी और खराब नहीं है, उस पर कार्तिकेय शक करे, तो क्या ये मेरी गलती है? गुस्से के कारण अनामिका की आवाज में कंपन होने लगा। कार्तिकेय तुम दोनों के रिश्ते पर शक करता है? बुआ ठिठक कर वहीं रुक गईं। अनामिका ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी आंखों में आंसू बह चले। अचानक अद्वितीय बुआ को कुछ याद आया और उन्होंने झटके से अगला सवाल पूछ लिया। क्या इसी शक के कारण कार्तिकेय ने तुम पर हाथ उठाना शुरू किया है? क्या कार्तिकेय ने आपको सब कुछ बता दिया है? अनामिका हैरानी से भर उठी। उसने कुछ नहीं कहा है, यह तो मेरा अंदाजा है। क्या मेरा अंदाजा ठीक है, अनामिका? बुआ, कार्तिकेय ने पहली और आखिरी बार मुझ पर हाथ उठा लिया, सो उठा लिया। मैं अगली सुबह ही मायके आ गई और अब तभी ससुराल लौटूंगी, जब कार्तिकेय की अक्ल ठिकाने पर आ जाएगी। पल भर में आंसुओं की जगह अनामिका की आंखों में गुस्से की लाली नजर आने लगी। बेटी, पति से अलग होकर रहना ठीक नहीं है। अच्छा बुआ, मैं सब संभाल लूंगी। अनामिका ने उन्हें हाथ हवा में उठाकर टोक दिया। आप कार्तिकेय के द्वारा जीजाजी और मुझ पर शक करने की बात किसी से भी न करना, प्लीज। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है। ये बात आम हो गई तो मारे शर्म के मैं जमीन में गड़ जाऊंगी। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। चल, अब अंदर चले। अद्वितीय बुआ ने अनामिका को समझाने की कोशिश नहीं की, तो वह राहत के भाव आंखों में समेटे घर की तरफ मुड़ गई। उस रात अद्वितीय बुआ देर तक सो नहीं पाईं। वे सिर्फ 4 दिनों के लिए भाई के घर आई थीं। वापस लौटने से पहले वे अनामिका की समस्या को जड़ से दूर करना चाहती थीं। इसीलिए वे देर रात तक सोच विचार में डूबी रहीं। उस रात मनोहर, सुनीता और उनके दोनों बच्चे वापस अपने घर नहीं गए थे। अद्वितीय बुआ के जोर देने पर मनोहर ने सुनीता और बच्चों को 3 दिनों के लिए वहीं रहने की इजाजत दे दी। अगले दिन शाम को बुआ सुनीता के दोनों बच्चों के साथ पास वाली मुख्य सड़क पर टहलने निकलीं। उन्होंने नोट किया कि इस सड़क पर पहुंचते ही जो 2 सबसे बड़ी इमारतें नजर आती थीं, वे नर्सिंग होम थीं। बाईं तरफ 50 से 60 मीटर दूर रमा नर्सिंग होम था। दाईं तरफ करीब इतनी ही दूरी पर ज्योति नर्सिंग होम था। दोनों ही बहुत पुराने और आसपास के इलाके में खूब मशहूर थे। इन दोनों में ही शहरी लोग आते थे और आसपास के कस्बों के लोग भी। इन्हीं दोनों नर्सिंग होम को आधार बनाकर बुआ ने अनामिका की आंखें खोलने व पति पत्नी के रिश्ते की जरूरत समझाने का काम अगले दिन दोपहर में किया। उस समय घर में सिर्फ अनामिका मौजूद थी। बुआ ने अपनी भाभी रमा को अपनी बचपन की सहेली रंजना, उम्र 59 वर्ष, के घर बहाने से भेज दिया, जिसके पिता पुलिस में कांस्टेबल थे। उनकी ही प्रार्थना पर चचेरे भाई की लड़की अनिता, उम्र 28 वर्ष,
ने सुनीता को बच्चों समेत अपने घर खाने पर बुला लिया था। उनके भैया अमर सुबह काम पर चले ही गए थे। अपने बेटे रवि को उन्होंने पड़ोसी रतनलाल जी, उम्र 62 वर्ष, के बेटे की मोटरसाइकिल पर सुबह भिजवाकर सारा इंतजाम पूरा कर लिया था। बुआ का सारा नाटक दोपहर 12 बजे के आसपास शुरू हुआ। अनामिका ने सब कुछ कमरे की खिड़की पर पड़े पर्दे की ओट से छिपकर देखा सुना था। अनामिका की ससुराल ज्यादा दूर नहीं, 4-5 किलोमीटर पर थी। वहां से रवि अनामिका की सास ममता को मोटरसाइकिल पर पीछे बैठाकर सबसे पहले आया। रवि ने घबराए अंदाज में उन्हें सिर्फ इतना बताया था कि माँ ने आपको फौरन बुलाया है। अनामिका के कुछ पूछने से पहले ही अद्वितीय बुआ ने डरी घबराई आवाज में उनसे कहा, बहन जी, कार्तिकेय और उसके पिताजी को मैंने सुबह यहाँ बुलाया था अनामिका की वापसी के बारे में बात करने के लिए। उनके खाने के लिए जो सांभर वड़ा मंगाया वह स्वाद में अच्छा पर जहरीला निकला। वे दोनों नर्सिंग होम में भर्ती हैं। इस वक्त ममता के चेहरे का रंग फौरन उड़ गया। क्या तबीयत बहुत बिगड़ गई है? कौन से नर्सिंग होम में भर्ती हैं? मुझे ले चल उसके पास। बेटा। आंटी, मैंने जीजा जी को ज्योति नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। कुछ देर बाद अंकल को पड़ोस वाले रतनलाल अंकल रमा नर्सिंग होम लेकर चले गए थे। हम पहले वहां चलें? रवि ने मोटरसाइकिल घुमाते हुए पूछा। पहले अपने अंकल से मिला दे बेटा। वे बीमारी में बड़ी जल्दी घबराकर हौसला खो देते हैं। घबराहट के कारण कांप रही ममता उचक कर पीछे बैठी और रवि उन्हें लेकर मुख्य सड़क की तरफ चल पड़ा। पर्दे के पीछे छिपी अनामिका ने सब कुछ देखा सुना था। करीब 20 मिनट बाद सुनीता रिक्शा से घर पहुंची। उसे बुआ ने फोन करके फौरन अकेले लौटने का आदेश दिया था। अद्वितीय बुआ ने उसे वही जानकारी दी जो ममता को दी थी, पर कार्तिकेय के पिता की जगह अपने भाई अमर का नाम लिया और कार्तिकेय की जगह उसके पति मनोहर का। सुनीता जिस ऑटो से आई थी उसी से लौट चली। मुख्य सड़क पर पहुंचकर ऑटो दाईं तरफ मुड़ा। उधर ज्योति नर्सिंग होम था, जिसमें मनोहर के भर्ती होने की जानकारी उसे अद्वितीय बुआ ने दी थी। एक एक करके मनोहर, कार्तिकेय के पिता श्याम सुंदर, फिर कार्तिकेय और अंत में अनामिका की मां रमा घर पहुंचे। अद्वितीय बुआ फूड पॉइजनिंग की कहानी हर एक को गेट पर खड़ा करके सुनाती। डर और घबराहट का अभिनय वे हर बार पहले से बेहतर कर रही थीं। आने वाले को किसी अपने करीबी में से एक व्यक्ति को पहले किसी नर्सिंग होम में देखने जाने का फैसला बदहवासी की हालत में फौरन करना पड़ता। बुआ किसी को सोचने का बिल्कुल समय नहीं दे रही थीं। मनोहर को अपनी लाडली साली और पत्नी में से चुनाव करना पड़ा और वह अपनी पत्नी सुनीता को पहले देखने गया। कार्तिकेय ने अपनी मां ममता और अनामिका के बीच में अपनी जीवन संगिनी को पहले देखने जाने का निर्णय लिया। श्याम सुंदर जी अपनी पत्नी ममता का हालचाल जानने को बाईं तरफ रमा नर्सिंग होम गए, जबकि उनके बेटे कार्तिकेय के ज्योति नर्सिंग होम में होने की जानकारी बुआ ने उन्हें दी थी। सिर्फ रमा अपवाद साबित हुई। उसने पति और बेटी के बीच में सुनीता को पहले देखने जाने का फैसला किया। अपने भाई के गुस्सैल स्वभाव को देखते हुए बुआ ने अमर को नाटक का हिस्सा नहीं बनाया था। पर्दे के पीछे छिपी अनामिका को बुआ के नाटक की पूर्व जानकारी बिल्कुल नहीं थी। किसने पहले किसे देखने जाने का चुनाव किया था, यह जानकारी देने के अलावा बुआ ने अनामिका से सारे समय नाटक को लेकर कोई चर्चा नहीं की थी। रमा की आंखों से ओझल हो जाने के बाद बुआ ने अनामिका को आवाज देकर अपने पास बुला लिया। बुआ, जब नर्सिंग होम में कोई मरीज भर्ती नहीं है तो कोई भी यहाँ वापस क्यों नहीं लौटा है? सामने आते ही अनामिका ने उलझन भरे स्वर में अद्वितीय बुआ से सवाल पूछा। वे सभी छोटी सी पार्टी का आनंद अपने दोस्त के घर पर ले रहे हैं। बुआ रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराई। किसने दी है पार्टी? मैंने। आपने? किस लिए बुआ? पार्टी मैंने दी है और कारण भी देर सवेर पैदा ही हो जाएगा। बुआ अचानक हंसी तो अनामिका की उलझन और बढ़ गई। बुआ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जो कुछ भी किया है आपने, उसके द्वारा आप मुझे कुछ सीख देना चाहती हैं। मैं इतना समझ रही हूं, पर क्या है वह सीख? अब आप हंसना मुस्कुराना छोड़कर मुझसे सीधी सादी बात कहो। तू पहले फटाफट घर का ताला लगा। सब लोग हमारे अमर के दोस्त के यहाँ बेसब्र से इंतजार कर रहे होंगे। बेचारा रवि किसी को नाटक के बारे में कुछ भी नहीं समझा पा रहा था। उन सबसे पहले रास्ते में आप मुझे समझाइए सारा चक्कर। ऐसा कहे उलझन का शिकार बनी अनामिका घर में ताला लगाने के काम में लग गई। अमर के दोस्त के घर की तरफ बढ़ते हुए बुआ ने अनामिका का हाथ पकड़ा और संजीदा लहजे में बोली, बेटी,
तूने देख लिया ना कि आज हर व्यक्ति को अपने जीवन साथी की, अपनी संतान, अपने माता-पिता या रिश्तेदार की तुलना में फ़िक्र ज़्यादा थी। सिर्फ़ तेरी माँ इसका अपवाद रही और उनके अनोखे व्यवहार के बारे में मैं अपने विचार तुझे बाद में बताऊँगी। बुआ, मेरी समझ से हर किसी को अपने जीवन साथी से ज़्यादा जुड़ाव होना स्वाभाविक है। पति-पत्नी किस उम्र के हैं, इसका ज़्यादा प्रभाव इस बात पर नहीं पड़ता है। अनामिका ने अपना मत प्रकट किया। तू ठीक कह रही है। इकलौता बेटा प्यारा है, पर उससे पहले तेरी सास ममता अपने पति श्याम सुंदर को देखने गई। मनोहर की तुमसे बहुत अच्छी पटती है, पर वह सुनीता को देखने भागा चला गया। कार्तिकेय से तुम आजकल नाराज चल रही हो, पर अगर मौका पड़ता तो तुम उसे पहले देखने जाती या अपने जीजा को या फिर अपने पिता को? अभी फैसला बताना कठिन है, पर बदहवासी की हालत में शायद कार्तिकेय को ही देखने भागती। और ऐसे में भिन्न नहीं हूं बुआ। अनामिका ने सोचपूर्ण लहजे में जवाब दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अनामिका, शादीशुदा जिंदगी की फिल्म में हीरो हीरोइन की भूमिका पति पत्नी ही निभाते हैं। उनके आपसी संबंधों में कितने भी उतार चढ़ाव आए, पर जरूरत के समय में दोनों ही एक दूसरे के सच्चे साथी, शुभचिंतक और मददगार साबित होते हैं। मेरे नाटक ने आज इस बात को सिद्ध नहीं किया है क्या? बिल्कुल सिद्ध किया है बुआ। अनामिका ने फौरन हामी भरी। तू ऐसी फिल्म को किस खाने में रखेगी जिसकी हीरोइन या हीरो अपनी इच्छा, किसी मांग या जिद, कैसी भी परिवर्तन की चाह के कारण एक दूसरे से दूर होते चले जाए? ऐसी फिल्म तो रोने वाली फिल्म बनेगी बुआ। बेटी, कार्तिकेय और तुम्हें एक दूसरे से शिकायतें होंगी। तुम दोनों में ही कमियां हैं, पर बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में एक दूसरे से नाराज होकर तुम अलग अलग रह रहे हो। क्या तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी की फिल्म को एक दुखांत फिल्म बनाना चाहती हो? बड़ी सड़क पर पहुंचकर बुआ रुक गईं और अनामिका के चेहरे पर नजरें गड़ाकर उन्होंने अपना सवाल पूछा। कोई भी पत्नी ऐसा नहीं चाहेगी। अनामिका ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। क्या यह जवाब तू सोच समझ कर दे रही है? हाँ, बुआ। तब क्या तू बता सकती है कि मैंने आज की पार्टी किस खुशी में दी है? अद्वितीय बुआ ने अर्थपूर्ण लहजे में सवाल पूछा। मैं एक नहीं, बल्कि दो कारण बताऊंगी। अनामिका शरारती अंदाज में मुस्कुराई। पहला कारण तो यह है कि मैं अपने हीरो कार्तिकेय के साथ आज अपने घर लौट जाऊंगी, और यह आपके लिए बहुत खुशी की बात है। और वह दूसरा कारण क्या हो सकता है, जिसका मुझे भी पता नहीं? बुआ, अपने नाटक में कुशल अभिनय व उसका सफल निर्देशन करने की खुशी को आप पार्टी देने का दूसरा कारण मान सकती हैं। आप अपनी इस हॉबी को गंभीरता से लें, तो एक दिन पूरे देश में आपका नाम गूंज उठेगा। क्या तू मेरी टांग खींचने की कोशिश कर रही है? बुआ ने बनावटी अंदाज में आंखें तरेरी। नहीं, मेरी प्यारी बुआ। अनामिका उनके गले लगकर भावुक लहजे में बोली। आपके नाटक ने मुझे तेज झटका लगाकर मेरी आंखें खोल दी। अपने हीरो कार्तिकेय की मैं मनोहर जीजाजी से तुलना बंद कर दूंगी। हर कदम पर अपने हीरो के साथ रहकर मैं अपनी जिंदगी के सारे कड़वे मीठे अनुभवों से नहीं गुजरी, तो अंत में मूर्ख बनकर नुकसान उठाऊंगी। ये सीख मैंने अपने दिल में उतार ली है। बुआ ने प्यार से अनामिका का माथा चूम लिया। इस जगह से मैं पहले ही 6 व्यक्तियों को होटल पहुंचाने का काम करके थक चुका हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि आप दोनों को लेने भी मुझे आना पड़ेगा। माँ, यहाँ खड़े होकर गप्पे मारने की क्या जरूरत है? नाराज नजर आ रहे रवि की आवाज सुनकर बुआ भतीजी अलग हुए और अपनी अपनी आंखों से निकले आंसू पोंछते हुए अमर के दोस्त के घर की तरफ बढ़ चले। अद्वितीय बुआ ने अनामिका को आखिरी में कहा, बेटी, हम लोगों के पास रहने खाने का ठीका ठाक पैसा अब पहली बार मिल रहा है। कार्तिकेय की कमाई इतनी नहीं है कि हीरो बना फिरता रहे और तुम्हें नया मकान दिला सके। और न मनोहर की कमाई परमानेंट रहने वाली है, जिस पर तू इतरा रही है। जो मिला है उसे सहेज कर रख, मेरी बच्ची। अमर के दोस्त के पास पहुंचकर जिस प्यार भरे अंदाज में अनामिका अपने हीरो कार्तिकेय की तरफ देखकर मुस्कुराई, उसे नोट करके अद्वितीय बुआ का दिल गदगद हो उठा। मन ही मन दोनों को सुखी रहने का आशीर्वाद देकर वह वहां उपस्थित लोगों के नाटक से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो गईं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।